IS 41 एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल चीजें, और मेन इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल एसिड्स। अब पहले तो हमें कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये बायोलॉजिकल एसिड है भी सही या नहीं। बायोलॉजिकल एसिड्स के अंदर वो कहता है सारे बायोलॉजिकल एसिड्स। अब वो बायोलॉजिकल एसिड हैं क्या? प्लांट एंड लिविंग एनिमल। इसका मतलब है सारे प्लांट मतलब दरख्त और लिविंग एनिमल सारे के सारे IS 41 के अंदर आएंगे, बट एक्सेप्ट बेरर प्लांट्स। अब बेरर प्लांट्स होते क्या है? बेरर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी, पहली शर्त। और वो प्लांट जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की एक शर्त है और उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होना ये दूसरी शर्त है। ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो वो बेरर प्लांट हो जाएगा। जैसे आपके पास मैंगो है, मैंगो के ट्रीज है या एप्पल के ट्रीज है। अब एप्पल्स हैं एग्रीकल्चर, जो एप्पल है बजाते खुद ये एक प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसे कहोगे। इसके लिए जो उसका ट्री है वो बेरर प्लांट है। अगर वो उसकी लाइफ 10 साल है, 20 साल है, 25 साल है तो वो बेरर प्लांट कहलाएगा। जो और उसके ऊपर जो एप्पल लग रहे होंगे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कहलाएगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 41 के अंदर आएगा और बेरर प्लांट IS 16 में चला जाएगा और वो डेप्रिशिएट होगा या रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाएगा। तो बेरर प्लांट ऐसे दरख्तों को कहते हैं जिनके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है और उस दरख्त की जो लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर है। जैसे अगर आप कोई दरख्त है वो लकड़ियों के लिए ग्रो करवा रहे हो, मतलब उसकी लकड़ियां बेचनी है, उसको काट के बेचना है, वो बेरर प्लांट नहीं होगा। आपने उसको तैयार करके क्या करना है? बेचना है। जैसे मकई है, अब मकई का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, जैसे ही मकई खत्म होती है प्लांट का, उसका जो प्लांट होता है वो भी खत्म हो जाता है। क्या वो बेरर प्लांट होगा? वो भी बेरर प्लांट नहीं होगा। इस तरह अगर आप कपास की बात करो, कपास जैसे ही उसके ऊपर कपास वो लगती है, वो कपास को डीअटैच करते हैं, उसकी जो लकड़ी है वो भी खत्म हो जाती है। ये नहीं होती है कि वो अगले साल के लिए भी उसी के ऊपर कपास दोबारा लगेगी। तो जिसके ऊपर बार बार प्रोडक्शन हो रही है ना, जिस दरख्त के ऊपर, और उसकी साल साल होती है, वो बेरर प्लांट्स होती है। और वो किस में आते हैं? IS 16 के अंदर आते हैं। वो IS 16 के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि IS 16 की डेफिनेशन यही है कि जो नॉन कट एसिड आपको बेनिफिट देते हैं, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आपको दे तो रहे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? IS 16 में, और वहां पर वो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल में जाएंगे। फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ये बड़ा जरूरी है। अब आपके पास पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट का क्या मतलब है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या चीज है? जैसे एनिमल्स हैं, हम उनसे मिल्किंग करते हैं। अब जब जो मिल्किंग कर रहे हो, जब दूध डी अटैच कर रहे हो, उस वक्त वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। उसके फौरन टाइम वो इन्वेंट्री में चला जाएगा, IS 2 के अंदर चला जाएगा या किसी और स्टैंडर्ड में चला जाएगा। जैसे अगर आप दरख्त से वो अपने वो जो फल है वो तोड़ रहे हैं, वो फलों का तोड़ना, टोकरियों में रखना, दैट इज IS 41 एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जैसे ही आप उसके ऊपर 1 स्टेप आगे जाओगे, जहरी सी बात है, उनको टोकरियों में भी नहीं रखोगे ना, उसको बेचना है, उसको किसी फर्दर किसी जगह इस्तेमाल करना है, वो फौरन ही अगले ही लम्हे किसी और स्टैंडर्ड में चला जाएगा। क्या लिखा हुआ है? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ठीक होगी बात। फिर गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे डील करना है वो अभी खत्म कर लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट को, क्योंकि हमने सारा कुछ तो पढ़ा हुआ पहले ही। गवर्नमेंट ग्रांट IS 41 की स्पेशल है। इसमें 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले अगर IS 41 में आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है प्लांटिंग के लिए, उसकी आप यानी
उसको प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब किसी भी पर्पस के लिए, और IS 41 में वो फॉल करता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या उसके ऊपर कोई कंडीशन है। अगर तो कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन है, विदाउट कंडीशन है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, तो आपने उसको SOPL में लिख देना है एज बिकम रिसीवेबल, एज बिकम रिसीवेबल, बिकम रिसीव। जैसे ही रिसीवेबल होगी मतलब कहेगा जी आप कंफर्म हो गया हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलनी है, अब इनकम में लिख दो। मिल गई है तो कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, नहीं मिली तो रिसीवेबल टू गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, तो दिसंबर में इनकम लिख देंगे। अगर कंफर्म हो गया है तो उसी साल इनकम में लिख देंगे एज बिकम रिसीवेबल। अगर कोई कंडीशन लगी हुई है, ये इंटरेस्टिंग है, तो जब तक वो कंडीशन पूरी ना हो जाए, ये जो IS 20 में लिखते थे ना, हम कहते थे इट इज सर्टेन या इट इज हाईली प्रोबेबल दैट, कि वो कंडीशन पूरी हो जाएगी, हम गवर्नमेंट ग्रांट लिख लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं, कंडीशन फुल, अगर कंडीशन है तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगी, फुलफिल्ड, तब तक गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी में लिखेंगे, इनकम नहीं लिखेंगे। जैसे गवर्नमेंट हमें कहती है कि भाई अगर आपने ये मैंगो के दरख्त लगाने हैं ना, तो कम से कम 5 साल तक इनको काटना नहीं है, तब हम आपको इसकी प्रोडक्शन के लिए ग्रांट देते हैं। अब 5 सालों के बाद इनकम में लिखेंगे, 5 साल गुजरेंगे, कंडीशन पूरी हो जाएगी, फिर इनकम में लिखेंगे। फिर वो कहता है कि जनाब आपने ये जो मैंगो है इस पर ये कंडीशन है कि आपने इसको फला जगह एक्सपोर्ट करने हैं, तो जब तक वो एक्सपोर्ट उसको कर नहीं देंगे ना, तब तक इनकम में नहीं लिखी। तो आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ कंडीशन, जैसी फुलफिल्ड होगी, आफ्टर फुलफिलिंग कंडीशंस, हम इसको SOPL के अंदर लिख देंगे। फिर तीसरा केस आता है इसमें, proportionate fulfilling the condition, proportionate fulfilling the condition। इसका मतलब क्या है कि टर्म्स ऑफ द कंडीशन ये है कि वो कहता है कि चलो जैसे जैसे 5 साल है ना, आपको 5 लाख ग्रांट मिली और कंडीशन है 5 साल की, बट टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे एक साल गुजरता जाएगा वैसे वैसे हम इसको खत्म करते जाएंगे, जितने साल गुजर जाएंगे उतने सालों की इनकम कभी भी वापस नहीं होगी, और जितने साल रहते होंगे अगर कंडीशन वायलेशन होगी तो तब वापस होगी। तो तब आपने इसको 5 पे डिवाइड कर देना है और हर साल 1-1 लाख इनकम में लिखते जाए। ये टर्म्स के अंदर अगर लिखा होगा तब, अगर टर्म्स के अंदर कंडीशन है और नहीं कुछ लिखा हुआ तो फिर 5 साल बाद रिफंड की इसकी अपनी एंट्री होगी, सिंपल कैश क्रेडिट हो जाएगा, जितनी पैसे वापस करोगे, लायबिलिटी पड़ी होगी वो डेबिट हो जाएगी। अब उसके बाद इंटरेस्टिंग बात है, ये जो तीनों बातें हमने पढ़ी है ना, गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन, अनकंडीशन और प्रोपोर्शनेट कंडीशन, ये तब अप्लाई होगी अगर आपके बायोलॉजिकल एसेट्स फेयर वैल्यू मॉडल पे होंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर आपके बायोलॉजिकल एसेट्स कॉस्ट मॉडल पे हैं या बेयरर प्लांट है, उसके ऊपर IS 20 अप्लाई, बिल्कुल वैसा ही जैसे सिंपल IS 20 होता है। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, ये तो पता है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे ही होते हैं बायोलॉजिकल एसेट, आगे पढ़ेंगे भी सही। तो उसकी गवर्नमेंट ग्रांट अगर विदाउट कंडीशन है तो जैसे मिलेगी इनकम, अगर कंडीशन के साथ है तो कंडीशन पूरी होने के बाद, और अगर वो खुद कहता है कि जैसे जैसे वो कुछ टर्म्स के अंदर लिख देगा कि परसेंटेज के हिसाब से लिखना है या टाइम गुजरने के साथ आप लिखते जाएंगे, फिर टाइम गुजरने के साथ या परसेंटेज फुलफिल होने के बाद। बट अगर आपके बायोलॉजिकल एसेट्स कॉस्ट मॉडल पे हैं या आपके बेयरर प्लांट की बात हो रही है, इसके ऊपर IS 20 की तरह गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट होगी।
IS 20 की तरह गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट हो। ये होगी बात पूरी। अब वो कहते हैं कि कहां है जहां पर IS 41 अप्लाई ही नहीं होता, मतलब हार्वेस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। मैंने क्या कहा था, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो IS 41 है, वो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वो बायोलॉजिकल एसिड में ट्रीट होगा। बट जैसे ही वो हार्वेस्ट हो गई है, अब क्या लिखा हुआ है, हार्वेस्टेड, मतलब वो डीअटैच हो गई, ये प्रोसेस से खत्म हो गई, ये नेक्स्ट मरहला आ गया, वो उस किस में चला जाएगा, IS 2 के अंदर या किसी और स्टैंडर्ड के अंदर जहां उसने इस्तेमाल हो। दूसरा, लैंड रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, लैंड जिसके ऊपर आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, तो लैंड IS 40 के अंदर नहीं आएगी, IS 41 के अंदर नहीं आएगी। अब एक और बात भी सुने, क्योंकि सारी बातें साथ साथ बताते जाते हैं। ऐसी लैंड और प्लांट, उनको अलग अलग नहीं बताया जा सकता। सपोज दैट, पहले वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ लैंड को ही देख ले, ये इसका पॉइंट मैंने बनाया हुआ है। लैंड रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब जो उसके ऊपर एक्टिविटी हो रही है एग्रीकल्चरल, आपने सब्जियां बीजी हुई हैं, आपने फ्रूट बीजे हुए हैं, बट जो लैंड है वो IS 16 में जाएगी। और उसके ऊपर अगर बेरर प्लांट है वो भी IS 16 में जाएंगे, और अगर दूसरे प्लांट है जो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे वो IS 41 में जाए। फिर बेरर प्लांट उसने बता दिया। फिर उसने एक एग्जांपल्स है, इंटेंजिबल एसेट्स भी हूं, इंटेंजिबल एसेट जो कि वो तो अपने IS 38 में आएंगे, तो वो भी IS 41 के अंदर नहीं होंगे। जिस बेरर प्लांट की यानी लाइफ मोर देन 1 ईयर नहीं होती, वो हमारा IS 41 नहीं होता है। अब वो कहता है बायोलॉजिकल एसिड क्या है। शीप अगर बायोलॉजिकल एसिड है ना, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वह है वूल। अब वूल के दो हिस्से होंगे, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ये IS 41 में होगा, और उसके अगले ही लम्हे क्या बन जाएगा, IS 2 के अंदर या अदर एसिड के अंदर चला जाएगा। और उससे जो चीज बन सकती है आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद, यान या कोई कारपेट, ऐसे एग्जांपल है कि ये सारे बायोलॉजिकल एसिड्स हैं, ये उनकी प्रोडक्शन है, और बाद में रिजल्टिंग जो भी आगे करना वो तो किसी और स्टैंडर्ड है ना। ये जो चीज है ना यहाँ पर, ये IS 41 के अंदर ये भी ऐसा है कि अगर डायरेक्ट वैल्यू है, जैसे लकड़ी, हमने जब वो लकड़ियों में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ ट्रीज इन टिम्बर प्लांटेशन, फेल्ड ट्री, और उससे जो लॉग्स और लंबर का पता है ना, वो उसके फट्टे बना लेना और उसको कन्वर्ट कर लेना लकड़ियों में, वो उससे प्रोडक्शन बन जाएगी। डेयरी कैटल, मिल्क और चीज बनाओ, बर्फी बनाओ, सोन हलवा बनाओ, जो मर्जी आके बनाओ। कॉटन प्लांट्स का हार्वेस्टेड कॉटन और थ्रेड और दिस, ये सारे उसने लिखे हुए हैं एग्रीकल्चरल। उसके बाद बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होते हैं जी, लिविंग एनिमल और प्लांट, खत्म। एग्जांपल शीप, कॉ, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह। ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स या एग्रीगेशन, कहता है कि आप ना किसी वजह से किसी बेस के ऊपर ग्रुपिंग कर सकते हो, वरना सबको अलग अलग रखना। एक जैसी एज के एनिमल इकट्ठे कर सकते हो, जैसे आपके पास शीप्स हैं, सबकी एज 2 साल है, तो आप उसकी अकाउंटिंग इकट्ठी कर सकते हो। बट अगर उनकी एज डिफरेंट है तो फिर आपने यानी कोई ना कोई बेस रखोगे, रंग कलर की बेस भी हो सकती है, दरख्तों की हाइट की बेस हो सकती है, शीप्स की एज की बेस हो सकती है। कहते हैं अगर एक से ज्यादा आपके पास है ना, तो आप उनकी इकट्ठी अकाउंटिंग कर सकते हैं। हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है, हार्वेस्ट का मतलब होता है कि अपनी वो जो प्रोडक्शन है ना वो डी अटैच करना, मतलब जैसे फ्रूट है तो तोड़ लेना, मिल्क है तो मिल्किंग कर लेना। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगी, कॉस्ट टू सेल, उसको बेचने पे जितना खर्चा आता है उसे हम कॉस्ट टू सेल बोलते हैं। बेरर प्लांट हम कर चुके हैं। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पता होना चाहिए आपको, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो चेंज आता है ये भी हम IS 41 के अंदर कंसीडर करते हैं। मतलब क्या है, जैसे आपने एक, आपके पास कुछ हैन है, अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जाहिर सी बात है उनकी लाइफ एज बढ़ेगी तो उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। एक टाइम आता है एज बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़ती है, बट फिर उस टाइम के बाद
फिर अगर एज बढ़ती जाएगी तो वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब होगा इंक्रीज इन क्वांटिटी या इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। क्वांटिटी कैसे बढ़ती है? जैसे आपके पास हैन है, उसने चूजे दे दिए। अगर आपके पास कौ है तो उसका बच्चा, ग्रोथ हो गई। और क्वालिटी में कैसे ग्रोथ आती है? एज बढ़ने के साथ साथ, उनकी सेहत अच्छी होने के साथ साथ क्वालिटी। डीजेनरेशन का क्या मतलब होता है? डीजेनरेशन कम होना है या ज्यादा होना है? कम होना। क्या? डिक्रीज इन क्वांटिटी, डेथ हो गई। या डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी, एज कम, एज ज्यादा होना शुरू हो गई। उसके बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो यही है ना कि दरख्तों के, अगर दरख्तों के फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, जानवरों के मिल्क और वूल की बात कर लेते हैं। प्रोक्रिएशन, बर्थ ऑफ न्यू एनिमल। फिर उनकी जो बर्थ ऑफ न्यू एनिमल है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी से मुराद क्या है? उनकी एज और उनका वेट बढ़ रहा होता है। और क्वांटिटी से क्या मुराद है? उनकी तादाद बढ़ रही होती है। अच्छा, अगर तो ये एक्टिविटीज हो रही हैं तो IS 41 माना जाएगा, और अगर ये एक्टिविटी नहीं होगी तो IS 41 नहीं माना जाएगा। तो ये है कि आप उनको सेल करने के लिए बना रहे हो, या कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या बायोलॉजिकल एसेट्स इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। ये भी एक्टिविटी है ना। आप यानी रखते हो, जानवर रख रहे हो, आपने शीप रख, तो आप चाहते हो कि यार इसके बच्चे पैदा होंगे तो ये हमारा जो वो हर्ड होगा वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बकरियां पैदा होती जाएंगी। तो ये भी मकसद किस में आ जाता है? IS 41 के अंदर। कहता है कि दूसरी बात यहां पर, ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल आना है, और उसके लिए आप लोगों को ये सारी अंग्रेजी का पता होना जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं बस। वो कहता है कि कैसे पता चलेगा कि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर, जिस घर में आप रहते हो उस घर के सामने ना किसी ने कोई किसी दरख्त का बीज फेंका, वहां पर एक दरख्त हो गया, वो आप खड़े, उससे आप फ्रूट भी खा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, उसकी छांव में बैठते भी हो। कहता है क्या ये मेरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? तो आंसर इज नो। वजह, ना तो आपने उसको प्लान के साथ बोया था, ना उसकी कोई परवरिश की थी, वो तो खुद ही हो गया। वो कहता है कि जिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की आप केयर नहीं कर रहे, मैनेज नहीं कर रहे, उसकी कॉस्टिंग नहीं कर रहे, उनके खर्चे नहीं कर रहे, वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे मोस्टली जमीनों में ना, जो लोगों की जमीनें होती हैं, वहां इर्द गिर्द जो दरख्त लगे होते हैं वो खुद नहीं लगाते, बल्कि जो दरमियान में कोई दरख्त लग जाएगा उसको तोड़ देते हैं, और जो साइडों पे दरख्त लग जाते हैं उसको रहने देते हैं। तो वो वाले जो दरख्त है ना, वो वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नहीं आते। अब कैसे? वो कहता है सबसे पहले कैपेबिलिटी टू चेंज मैनेजमेंट मेजरमेंट। कहता है अगर आप ये कर रहे हो तब वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। मिसाल के तौर पर, लिविंग एनिमल प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? वो बड़े हो रहे हैं, उनकी हाइट बड़ी हो रही है, उनकी क्वाल वेट ज्यादा हो रहा है, उसके अंदर चेंज आ रहा हो। मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, आप उसको मैनेज भी कर रहे हैं, बल्कि खुद, मतलब आप उनको खाना खिला रहे हो, आप उनके सारा टेक केयर कर रहे हो। अगर ये आप कर भी नहीं रहे हो, मतलब उसकी पेस्टिसाइड्स का खर्चा आ जाता है, उनको पानी दे रहे हो, उनको जो मेडिसिन की उनकी जो जरूरत होती है दरख्तों को, वो आप दे रहे हो तो ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ चेंज। मेजरमेंट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि एक तो है ना, आप मैनेज कर रहे हो, फिर जो चेंज आ रही है उसको मेजर कर रहे हो, मतलब उसकी फेयर वैल्यू आप मेजर कर रहे हो कि यार अब ये इसकी कीमत इतनी हो चुकी है, इतना मेरा खर्चा हो गया है, इतना खर्चे के बदले इतनी इसकी फेयर वैल्यू में इजाफा हो गया है। अगर ये मेजर हो रहा है और आप कर रहे हो तो ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, अगर वो एक वीट
की फसल प्रोड्यूस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो उसके ऊपर खर्चा कर रहा होगा उसका हिसाब किताब रखेगा, और फिर उसको ये भी पता होगा कि यार मेरा इतना खर्चा हो रहा है, इसके बदले मुझे इतने पैसे मिल भी जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है काम, मेजरमेंट, और किसकी मेजरमेंट हो रही है, चेंज की। जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है उसकी जो वैल्यू में या क्वालिटी या क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसकी वो मेजर भी हम, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ यानी जैसे फसलों में दरख्त उग जाते हैं, वहां पर अमरूद का दरख्त है, किन्नू का दरख्त है, हम उसको नहीं देखते जितने वो लग गया फ्रूट लग गया, हम ना ही उसको ये देखते हैं कि यार मेरा इतना खर्चा हो गया है, वो इतना रिकवर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर आपका गार्डनिंग का बिजनेस हो आपका, तो आप प्रॉपर देखोगे यार मेरा इतना खर्चा हो गया है, इतने केजी उस वहां से फसल तैयार होके आ गई है और मैं इतना बेचकर इतना कमा रहा हूं। तो जब तक मैयर नहीं करोगे तब भी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कब मानी जाएगी, तीन चीजें, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, दूसरा मैनेजमेंट हो रही है चेंज की, और तीसरा मतलब पहले वो ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज भी हो रही है, चीजें कम या ज्यादा हो रही हैं, फिर उसको मैनेज भी किया जा रहा है और उसको मेजर भी किया जा रहा है। इस एग्जांपल्स के अंदर उसने बताया है कि बताओ कौन कौन से ऐसे एसेट्स है, हो सकता है इस एग्जांपल में से कोई ये इस जैसा कोई सवाल दे दे। एक जू के अंदर दो लाइन रखे हुए हैं और एक टाइगर रखा हुआ है। अब बताओ क्या वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, क्या ये बायोलॉजिकल एसिड में आएगा या नहीं, ये बायोलॉजिकल एसिड में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो ही नहीं रही, खाना खिला रहे हैं, ठीक है, उसका मकसद क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लेना या कोई और मकसद है, उनका तो मकसद है कि लोगों को दिखाना, वो इसकी एग्रीकल्चर, क्या उन्होंने कोई ऐसा बनाया हुआ कि जनाब वो बच्चे देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, हमने उसका तो कोई मकसद ही नहीं। यस नो में पीकॉक केप्ट बाय अ रेस्टोरेंट इन देयर ओपन डाइनिंग एरिया टू अट्रैक्ट द मोर कस्टमर, ये भी क्योंकि वहां जो पीकॉक रखा हुआ है उनका मकसद ब्रीडिंग नहीं है बल्कि लोगों को खुश रखना, ये भी एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। मूल्स केप्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लगेज ऑफ टूरिस्ट, ये जहां वो पत्थर वगैरह या ये जो इलाके होते हैं ना, तो वहां पहाड़ी इलाकों में तो लोगों ने मूल्स कुछ खच्चर टाइप रखे होते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाए। तो ये किसके लिए, क्या मकसद है, इसका भी मकसद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है जी। I-16 में वो बेचने के लिए रखे हुए, नहीं रेवेन्यू बिल्कुल आप जनरेट होता है, लेकिन वो आपके एसेट्स है ना, आपने बेचने के लिए थोड़ी रखी, वो तो ऑर्डरी एक्टिविटी होती है ना, आपने सेल परचेज करनी होती है उसमें। A small business using horses in horse wagon for tourists to travel around historical places, वो कहता है स्मॉल बिजनेस यूजिंग हॉर्सेस इन हॉर्स वैगन, उन्होंने जिन अक्सर हम जाए ना कहीं पर तो वो उन्होंने ना घोड़े रखे होते हैं कि वो सैरो तफरी करवाने के लिए, वो जो घोड़े रखे हुए हैं क्या वो इसमें आएंगे या नहीं, ये भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। पैरेट्स केप्ट फॉर ब्रीडिंग, ये एक्टिविटी। हॉर्सेस केप्ट इन स्टेबल फॉर ब्रीडिंग, तो ये दोनों IS-41 में आएंगे, बाकी सारे IS-16 में आएंगे या अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अंदर आएंगे। उसके बाद हम उसको रिकॉग्नाइज कब करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग शुरू होगी, पहला थ्रेड थ्योरी खत्म होगी, अब ये सिर्फ याद रखने वाली बातें हैं, बुक से पढ़ लेना याद रख लेना आपकी मर्जी है, ज्यादा अंग्रेजी है। अब मैंने सारा कुछ तो नहीं लिखा, अब तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि कुछ रह ना जाए, इसलिए मैंने पॉइंट बनाकर लिख दी है, कुछ की थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिख भी दी। किसी भी नॉन करंट एसेट्स को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, पहला इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल, ठीक है, तो इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी वही है। इसको मेजर किस पे करते हैं, याद रखें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमेशा
इस इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी, जब खरीदोगे तब भी, जब कोई नया इसका ये फर्दर प्रोडक्शन होगी तब भी, और साल के एंड पे तब भी। इसको हमेशा किस पे रखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। यहां पर दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखने वाली। पहली बात कहते हैं अनलेस फेयर वैल्यू नॉट रिलायबल। क्या मतलब है? अगर फेयर वैल्यू रिलायबल ही नहीं है तो तब कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे। यहां पर दो तीन बातें ध्यान से सुनने वाली। पहली बात, हर बायोलॉजिकल एसिड को किस पे रखते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से, इनिशियल सब्सिक्वेंट, हर तरह से, हर दफा और हर लेवल पे। बट जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो उसको कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे। राइट? ध्यान से अब बात, अगर कॉस्ट रिलायबल नहीं, सॉरी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं, कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे, कल को उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल हो जाती है फिर उसको ले जाएंगे। IAS 40 में इजाजत नहीं है, इसमें है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर इनिशियली फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं थी तो हमने कॉस्ट मॉडल पे रखा, बट अगर शुरू में फेयर वैल्यू पे रखा, बाद में चाहे रिलायबल है या नहीं है, फिर हमेशा फेयर वैल्यू पे रहेगा। कॉस्ट मॉडल पे लिखने की इजाजत सिर्फ कब है? इनिशियल, जब खरीदा, बस। अगर जब खरीदा तब फेयर वैल्यू पे लिखा है ना, बाद में वो हमेशा फेयर वैल्यू पे रहेगा, वो कभी भी दोबारा कॉस्ट मॉडल पे नहीं आ सकता। ये नहीं कहना कि सपोज वो कहता जब खरीदा था फेयर वैल्यू पे रखा है, 2 साल बाद उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो कॉस्ट उसकी इतनी है, नहीं, फिर इजाजत नहीं। सिर्फ फेयर वैल्यू पे रखने की कब इजाजत है? एट इनिशियल रिकग्निशन, बस। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुने, वो अगर पेपर में आपको सवाल ये कह देता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो कहता है इसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, तो क्या करोगे? कॉस्ट मॉडल पे नहीं रखेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कभी भी कॉस्ट पे नहीं मेजर करते, वो हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब 3 बातें हुई हैं, टोटल 4। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखेंगे, बट इनिशियली अगर किसी की फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो कॉस्ट मॉडल पे, जब फेयर वैल्यू रिलायबल हो जाएगी तो फेयर वैल्यू पे। अगर इनिशियली फेयर वैल्यू पे रखा है, बाद में जो कुछ मर्जी हो जाए उसको फेयर वैल्यू पे ही रखना है अनटिल के डिस्पोजल ना हो। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हमेशा इनिशियली सब्सिक्वेंटली वो होता है किस पे है? फेयर वैल्यू। उसको यही अजम्पशन ली जाएगी कि उसकी फेयर वैल्यू ही रिलायबल। IAS 40 रिलायबल से मुराद है फेयर वैल्यू है, रिलायबल नहीं। फेयर वैल्यू ऐसा अंदाजा है, रिलायबल नहीं। ठीक है, तो वो फिर उसी पे जो जितनी एक है उसी पे फिर लिख ले। ये बात बताएं कि आपने कहा कि कॉस्ट पे रखते हैं तो फिर उसको फेयर वैल्यू पे नहीं ले जा सकते। ये कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली आपने उसको फेयर वैल्यू पे रखा, 4 साल बाद हमें पता चला कि उसकी रिलायबल नहीं है फेयर वैल्यू, तो फिर उसको कॉस्ट मॉडल पे रखना बनता है ना? वो कहता नहीं, ये तो कॉस्ट पे रखने का कॉन्सेप्ट है ना, वो कब है? इनिशियली, सब्सिक्वेंटली। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का आपको पता चल गया। बायोलॉजिकल एसेट्स अटैच्ड टू लैंड, अब ये सुन ले, वो कहता है कि आपके पास ना लैंड है, लैंड किस में आती है? IAS 16 के अंदर। अब उसके ऊपर आपने बाग लगाया हुआ है एप्पल्स का। अब कोई भी बंदा कहता है, वो कहता है इसकी जो वैल्यू है ना लैंड की, वो कहता है ये अलग अलग फेयर वैल्यू हम नहीं बता सकते, अगर हमसे कीमत लेनी है तो लैंड विद एप्पल के दरख्त साथ ही, उनको हम अलग नहीं कर सकते। वो कहता है आप 50 मिलियन हमसे ले लो, ठीक होगी बात। अब वो कहता है कि लैंड तो IAS 16 में आती है और एप्पल के दरख्त भी वैसे तो IAS 16 में ही आते हैं, लेकिन एप्पल के अलावा अगर कोई और चीज लगा देते हैं हम, इसमें कार्टन लगा देते हैं, अब कार्टन तो IAS 41 के अंदर आता है। वो कहता है फिर आप ऐसा करोगे, इस 50 मिलियन में से ना लैंड की जो रॉ फेयर वैल्यू होगी, सपोज वो कहता है कि जो लैंड की फेयर वैल्यू है ना अंदाजन वो है तकरीबन 30 मिलियन, तो फिर बायोलॉजिकल एसिड की फेयर वैल्यू क्या आएगी? 50 माइनस
बायोलॉजिकल एसिड्स, फेयर वैल्यू किधर चला गया, ये कंबाइंड फेयर वैल्यू ऑफ, कंबाइंड फेयर वैल्यू लेस फेयर वैल्यू ऑफ, मतलब रॉ लैंड का मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर ये दरख्त ना होते, अगर इसके ऊपर ये प्लांट ना होते तो इसकी क्या वैल्यू होती, तो टोटल फेयर वैल्यू माइनस लैंड की फेयर वैल्यू विदाउट दैट प्लांट। डन होगी बात। ग्रुपिंग का मैंने आपको पहले बता दिया कि आप एज के ऊपर ग्रुप कर सकते हो, क्वालिटी के ऊपर ग्रुप कर सकते हो, और उसके ऊपर फिर एक अलग अलग कॉ के ऊपर लगाने की बजाय जितनी कॉ है उन पर लगा दे। यूजिंग कॉस्ट एज अ फेयर वैल्यू, ये दो बातें हैं। कहता है अगर आपकी जो मतलब कॉस्ट को ही फेयर वैल्यू कब मानेंगे, कहता है पहली बात कि अगर फेयर वैल्यू और कॉस्ट में कोई बहुत ही इमटेरियल सा चेंज है, कॉस्ट उसे कहते हैं ना जिस पे खरीदा है हमने, कहते हैं अगर बहुत ही कोई माइनर सी चेंजेस है ना, तो फिर आप कॉस्ट और फेयर वैल्यू एक ही मान लो, कॉस्ट को ही फेयर वैल्यू मान लो। या लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का पता है ना, ग्रो कर जाना, ये ग्रो कर देना, या यानी डीरेकग्नाइज वर्ड जो हमने डीजनरेशन। कहते हैं अगर चेंज को बहुत ही माइनर सा आया है ना, तो फिर आप कॉस्ट को फेयर वैल्यू मान लो। बट अगर चेंज है, मिसाल के तौर पर हमने एसेट खरीदा, यानी कोई प्लांट खरीदा, या कोई हमने ये खरीद लिया, कोई कॉ खरीदी, एनिमल खरीदा 10,000 का आज से 10 दिन पहले, और उसकी फेयर वैल्यू वही होगी ना फिर 10,000 ही। अब साल 10 दिन बाद ना हमने उसको लिखना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, लेकिन वो कहता है 10 दिन में क्या ही फर्क आ गया। तो अगर कोई माइनर सा चेंज आया, इमटेरियल से चेंज आया, वो कहता है फिर कॉस्ट को ही फेयर वैल्यू मान के लिख लो, कॉस्ट पे लिख लो, वही फेयर वैल्यू हुई। उसके बाद है गेन या लॉस, किसको चार्ज कर देना है हमेशा, एसओपीएल को। गेन या लॉस कैसे आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, न्यू बॉर्न की वजह से, और उसके बाद डी अटैचमेंट से। तो वो कहता है जितना भी ये मसला आएगा ना, ओसीआई में इसका चेंज नहीं जाता। ये मैंने बता दिया। इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबल, तो क्या दोबारा लिख देता हूं, एट कॉस्ट मॉडल बट ओनली नीचे रखनी। फिर इफ आफ्टर कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू measure reliable, then measured at its fair value. If initially measured at fair value, then it carried at a fair value till disposal. डन होगी बात। Agriculture produce always measured at fair value less cost to sell, assumed always fair value is reliable. किसकी बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट ओके हो गया। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट वाला भी ओके हो गया। मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, मेजर्ड एट फेयर वैल्यू पे ये तीन चीजें आती हैं गवर्नमेंट ग्रांट की, कंडीशनल, अनकंडीशनल और पार्शियल रिकॉग्निशन। और अगर मेजर्ड एट कॉस्ट पे है या बेरर प्लांट है, फिर IS 20। ठीक होगी बात। ये थ्योरी वाली बातें तो आपकी ऑलमोस्ट खत्म। अब हम इसके चंद क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जनरल एंट्रीज भी करवाता हूँ, इसके क्वेश्चन भी करते हैं, और साथ आपको करवाता हूँ कि जो आपके मॉक में सवाल दिया है वो भी मैं करवाता हूँ। जो आपके मॉक वाला सवाल है, क्योंकि ये पहले FR 2 में था, तो FR 2 में ये 2025 में आया है, ठीक है, तो हो सकता है दोबारा आपको भी आए। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बुक से जनरल एंट्रीज के। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका तरीकाकार पहले मैं जब सिंपल वर्डिंग में सिखाता हूं, और फिर इसके सवाल हम हल करते जाएंगे। पहले तो जब भी आप लोग एसेट खरीदोगे, जब भी खरीदोगे, ठीक है, एक तो आपको परचेज कॉस्ट पड़ रही होगी, एक आपको परचेज कॉस्ट पड़ रही होगी, दूसरा हम उसको फेयर वैल्यू लेस
कॉस्ट टू सेल पे रिकॉग्नाइज करेंगे। परचेज कॉस्ट का मतलब है कि हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा होगा इससे, बट हमने रिकॉग्नाइज किस पे करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हमेशा। इसका जो डिफरेंस आएगा इसे बोलेंगे लॉस ऑन लॉस या गेन ऑन इनिशियल मेजरमेंट, गेन या लॉस ऑन इनिशियल मेजरमेंट। ये पहला केस है, हम जब खरीदेंगे एंट्री क्या पास करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट। मोस्ट ऑफ द केसेस लॉस आता होता है, तो लॉस ऑन इनिशियल मेजरमेंट, लॉस ऑन इनिशियल मेजरमेंट। बट यहां पर जो लिखेंगे अमाउंट वो लिखेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर एक और बात सुने, अगर कोई एसेट न्यू बॉर्न हुआ उसको हमेशा किस पे लिखेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, गेन ऑन न्यू बॉर्न लिख ले या इनिशियल में, क्योंकि ये भी इनिशियली मेजर हो रहा है ना, तो एसओपीएल क्रेडिट, मतलब बायोलॉजिकल एसेट डेबिट एसपीएल या एसओपीएल। फिर आएगा ईयर एंड, गेन या लॉस की एंट्री पास करेंगे, यानी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट एसपीएल क्रेडिट। ये जो एसपीएल आ रहा होगा ये दो वजह से चेंज आ रहा होगा। कभी कभी वो एंट्री के अंदर अलग अलग नहीं करवाता, बट अगर रिकंसिलिएशन करवाएगा वो अलग अलग करवाता है। वो कहता है बताओ प्राइस की वजह से क्या चेंज आया और फिजिकल क्या चेंज आया। पता है ना, दोनों वजह से चेंज आएगा, एक उसकी कीमत भी तब्दील हो सकती है और एक उसकी एज भी तब्दील हो सकती है। क्योंकि बात एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, फिर सवाल ही करते हैं आगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसको मेजर करेंगे आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट, गेन ऑन हार्वेस्टिंग क्रेडिट, और ये एसपीएल है। ठीक होगी बात। एग्रीकल्चरल, अब एट द वेरी नेक्स्ट टाइम, अगले ही मरहले आपने इन्वेंट्री डेबिट कर देना, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अब फर्दर आपने ये इन्वेंट्री अगर सेल करनी है तो सेल की एंट्री, और अगर आपने किसी और इन्वेंट्री में कन्वर्ट करना है, जैसे अगर ये हम मिल्क की बात करते हैं, अगर मिल्क आगे बेच दिया तो उसके बेचने की एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट मिल्क इन्वेंट्री क्रेडिट, नहीं साथ रेवेन्यू भी लिखना है, रेवेन्यू मिल्क इन्वेंट्री का रेवेन्यू कैश टू सेल, और इसकी एक कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री पास होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री मिल्क क्रेडिट। ये वो परपेचुअल सिस्टम है ना, सेल की दो एंट्री पास करते थे, एक सेल की अमाउंट से और एक उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अगर आपने मिल्क को स्वीट्स के अंदर इस्तेमाल करना है या चीज वगैरह बनानी, जो जिस मकसद के लिए भी, वो इन्वेंट्री डेबिट, चीज इन्वेंट्री डेबिट मिल्क इन्वेंट्री। फिर आगे जिस फॉर्म में भी आपने जाना है वो फर्दर क्वेश्चन के अंदर बताएगा, जैसे बताएगा वैसे उसको डील कर। पीरियोडिक वाला नहीं, अगर वो खुद पीरियोडिक कह देता है तो कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री नहीं पास। उसमें भी दूसरी एंट्री पास है।
ये जो आपने पास करी कॉस्ट ऑफ सेल वो अगर सेल करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री पास कर देंगे। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है जर्नल एंट्रीज की। ये पहले आपकी बात हो रही है गोट की। Adil Limited operates a goat breeding farm. AL sell goats to local market and goat milk to cosmetics companies. They also use goat milk for making premium cheese for sale. On 1st March 2022, AL bought 10 goat. 10 बकरियां खरीदी हैं 25,000 की और ये उसकी फेयर वैल्यू है। हमने किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट। द मार्केट ब्रोकर चार्ज 2% कमीशन फ्रॉम बायर और 3% कमीशन फ्रॉम सेलर। और हमने देखना है फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल, सेल करने वाला एक्सपेंस पे, और सेल करने वाले का कितना एक्सपेंस है। अब जब आप वो बकरियां खरीद के आओगे, भले आप हमारा खर्चा कितना होगा, परचेज कॉस्ट कितनी होगी, परचेज कॉस्ट 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना, और 2.5 लाख के ऊपर हमने 1.03% भी तो देना है। और खरीदते वक्त को कमीशन देकर आओगे ना, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना। इवन के ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना। कितनी अमाउंट आ गई है, सॉरी 1.02, 2 लाख आपकी जेब से 2,55,000 गया है। अब कहेंगे सर 3% कमीशन सेलर का भी है, हम सेल थोड़ी करके आ रहे हैं, हम तो खरीद के आ रहे हैं, तो हमें जो एक्सपेंस पड़ेगा वो खरीदने वाला पड़ेगा। इसको रिकॉग्नाइज किस पे करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस। अब 25,000 एक की फेयर वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 97%, मतलब क्या है 3% कॉस्ट टू सेल माइनस करने के बाद कितना आंसर आ गया, 2425। अब सुने, हमने अपना बायोलॉजिकल एसिड मानना किस वैल्यू पे है, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, पेपर में भी है ना, लिख देना पूरा बायोलॉजिकल एसिड लिखना 242, बट हमारा बैंक किससे क्रेडिट होगा 255, क्योंकि बैंक ने तो उतनी अमाउंट से क्रेडिट होना है ना जितना पैसा हम देकर आ रहे हैं। जो डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, लॉस या गेन जो भी है, लॉस ऑन इनिशियल मेजरमेंट या रिकॉग्निशन, या एसपीएल लिख दो कोई मसला। कितना 12,000। ये हमारी एंट्री पास हो गई खरीदने की। कहता है 15 जून 2022 को 2 गोट किड्स वर बॉर्न, जिसकी वेयर वैल्यू है 7,000, और जब भी नए बच्चे पैदा होंगे आपने उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर कर लेना। डेट लिख देना, यहां पर डेट आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, एसओपी एसपीएल क्रेडिट या गेन ऑन न्यू बॉर्न 7,000 फेयर वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 97%, क्योंकि कॉस्ट टू सेल तो जो नॉर्मल मार्केट की है वही आएगी 13,580, 13,580। फिर वो कहता है ईयर एंड पर जो बड़े हैं उनकी फेयर वैल्यू है 33,000 और जो छोटे हैं उनकी वैल्यू है 9,000। इसका तरीकाकार सुन ले, क्योंकि हमने देखना है कि चेंज कितना आया। पहले आपने फेयर वैल्यू उसकी कितनी लिखी हुई है बड़े एसेट्स की 242500, और न्यू बॉर्न की कितनी लिखी हुई है, और अब हम पहले निकालेंगे ओल्ड की बनती कितनी है। कहता है जो पुराने हैं ना 10 गोट है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी है 33,000। मल्टीप्लाई कैसे करना है 97%। अगर वो खुद कह देता कि कॉस्ट टू सेल चेंज हो गई है तो नहीं ले लेंगे, और अगर कुछ नहीं बताया तो जो एक गिवन है वही लेते। कितनी वैल्यू आ गई 320,100। यहां पर देखें पहले ये लिखा हुआ था, अब ये हो गई
वैल्यू कम हुई है तो फिर लॉस आ जाएगा, ज्यादा हुआ है तो गेन आ जाएगा। फिर दूसरा, इसको भी 2 बेबी है, 9,000 अब उसकी वैल्यू आजकल 9,000 है और 97%, कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 0.09 1746। पहले इसकी वैल्यू 13,580 से रिकॉर्ड की हुई है और अब हो गया 17,460, और जितनी वैल्यू बढ़ गई है गेन। और अगर आपने डायरेक्ट वर्किंग करनी है तो कुछ इस तरह से लिख लिया करो, ब्रॉड ऑन लिख लिया करो, परचेज की वैल्यू लिख लिया करो, और कैरिड ऑन लिख लिया करो एंड पे, और एसओपीएल। 3 चीजें किसी ना किसी तरीके से फाइंड कर लिया करो, और बाकी जो डिफरेंस है वो उसमें लिख दिया करो जो चीज रह गई है। जैसे ब्रॉड ऑन आपके पास कितना है, ब्रॉड ऑन आपने 242,500, जो खरीदा है उसकी फेयर वैल्यू क्या थी 13,580, 13,580, ये कैरिड ऑन है। और अगर एक्सट्रैक्ट बनाने होंगे तो ये SOFP के अंदर चला जाएगा। प्लस करके बता दे कितना आ रहा है, 320,100 प्लस 1,746 कितना 33 कैसे, अच्छा 33, हाँ 33,756। अब इनका और इसका जो डिफरेंस है वो SOPL है 81,480। एंट्री क्या पास होगी, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और गेन ऑन रीमेजरमेंट क्रेडिट या SPL क्रेडिट। जब शुरू में लिखते हैं तो इनिशियल मेजरमेंट और ईयर एंड वाले को लिखते हैं रीमेजरमेंट। कितना 8,481,000। तो यहाँ पर डेट लिख देना, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट गेन ऑन रीमेजरमेंट क्रेडिट 81,480,81,480 खत्म। अब इसकी वैल्यू देख लें, यहां पर कंफर्म कर लें, ये पहली एंट्री फॉर्मेट वही लिखना होता है, ये न्यू बॉर्न की एंट्री बायोलॉजिकल एसिड डेबिट गेन ऑन इनिशियल मेजरमेंट रिकग्निशन, फिर बायोलॉजिकल एसिड और 81,480। एक और सवाल करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। क्वेश्चन नंबर 9 है एग्रीकल्चर। देखिए सवाल मुश्किल हो या आसान हो, होता इसी तरह का ही है। आपको ये सवाल इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि एक एसिड है, वो क्या देगा क्वेश्चन के अंदर, कुछ एनिमल दे देगा, कुछ प्लांट दे देगा और हम परेशान हो जाएंगे। वो 2-3 ट्रांजैक्शन दे देगा, लेकिन वो जो देगा हर अलग अलग ट्रांजैक्शन यही होती है। वो कहता है काशिफ के पास वही बकरियां हैं, बट इस दफा वो क्या कर रहा है, वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर 30th जून KL could get 980 लीटर मिल्क जिसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 170 रुपए पर लीटर। इसका मतलब है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग हम एक एंट्री पास करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एंट्री क्या पास हो जाएगी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट गेन ऑन हार्वेस्टिंग या SPL 166,600। क्या लिखेंगे 980 लीटर है और 1 लीटर की कीमत कितनी है 170। 1,666। इसके फौरन बाद मिल्क इन्वेंट्री डेबिट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्योंकि फेयर वैल्यू भी लिखनी है और इसी यही तो अभी तो फेयर वैल्यू फाइंड किया है। अब फर्दर हम देखते हैं ये एंट्री तो जब भी आपकी एग्रीकल्चर हार्वेस्ट होगी, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग होगी तो ये दोनों एंट्रीज लाजमी पास हो। अब अगली एंट्री पे वो क्या कहता है, कहता है 900 लीटर आपने सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया 1,60,000 का। कैश डेबिट 1,60,000 से, कैश टू सेल
और आगे ब्रैकेट में लिख दें मिल्क। अच्छा सेल की जगह ना वो लफ्ज रेवेन्यू भी लिख देता है, रेवेन्यू लिखो सेल लिखो एक ही बात है। मिल्क इन्वेंट्री कितने आपने बेच दिए? 1,60,000, 1,60,000 और साथ कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, मिल्क इन्वेंट्री क्रेडिट। आपने 900 सेल किए हैं मल्टीप्लाइड बाय 153,000। अब अगर ये गेन तो आ गया इसके अंदर ही, रेवेन्यू लिख तो दिया है। आई कैप अपनी किताबों के अंदर या तो इसको लिख देता है रेवेन्यू के अंदर और इसको लिख देता है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, या वो इन दोनों को माइनस करके जो प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ वही लिख देता है एक्सट्रैक्ट के अंदर। आप सेल अलग लिख लो, कॉस्ट ऑफ सेल अलग लिख लो, आपकी मर्जी, या सिंपल आप इसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मिल्क इन्वेंट्री लिख दो, आपकी मर्जी। अगला सवाल कहता है जो 80 लीटर है ना उसको आपने कन्वर्ट कर दिया 24,000 लगा के इनटू चीज विच वाज लेटर सोल्ड 24,000 और कन्वर्ट कितने का किया 5,000 का। मतलब आपने 80 लीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है 80 मल्टीप्लाइड बाय 170 13। अब सबसे पहले तो आपने चीज इन्वेंट्री को डेबिट कर देना है 13,000। अच्छा आपने अगर चीज इन्वेंट्री कन्वर्ट की 5,000 उसके ऊपर कन्वर्ट करने पे खर्चा है वो भी ऐड कर दो, इकट्ठा ही ऐड कर देते हैं, दो एंट्रीज पास करने की बजाय 18,100 600। अब जिसमें आपका कैश कितना क्रेडिट हुआ 5,000 का और मिल्क इन्वेंट्री कितनी आई 13,100 से 600 से मिल्क इन्वेंट्री 13,000। मतलब चीज इन्वेंट्री में एक तो मिल्क आया और उसके ऊपर जो खर्चा आया वो भी तो चीज इन्वेंट्री में ऐड ही होना है, तो उसे टोटल ऐड कर दो और कैश जितना पे किया एक्सपेंस जितना है वो भी क्रेडिट कर दो और जितना मिल्क ऐड किया है वो भी क्रेडिट कर दो। अब नॉर्मल वेस्टेज की अलग से एंट्री पास करते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर कभी आ जाए। अब आप यहाँ पर देख ले क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा इसकी जो सेल है वो कैश टू सेल 24,000 से और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल थी कॉस्ट ऑफ सेल टू चीज इन्वेंट्री क्रेडिट, ये पहली एंट्री हो गई। ये मिल्क इन्वेंट्री फौरन जब रिवर्स कर दिया, ये 1,60,000 का कैश टू रेवेन्यू, फिर कॉस्ट ऑफ सेल टू मिल्क इन्वेंट्री, फिर चीज टू कैश 5,000 दिया और 13,600, फिर जब बेचेंगे वही कैश टू रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल टू चीज इन्वेंट्री। अच्छा ये तो सारा बिक गया था, अगर कम बिकता तो जितना बिकता उतने की कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री पास कर, नहीं वो तो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ पहले, ये मैंने आपको करवा दिया हुआ है। अब हमने सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, ये थ्रेड थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं सारी। डिस्क्लोजर्स या रिकंसिलिएशन इसको देख लो और ये क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं और ये एक तरह का फाइनल क्वेश्चन है और इसके बाद पास पेपर है, ये खत्म हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा हूं रिकंसिलिएशन, ठीक है। पेपर में रिकंसिलिएशन और एक्सट्रैक्ट का सवाल भी अभी करवाता हूँ, रिकंसिलिएशन का सवाल भी करवा देता हूँ और एक्सट्रैक्ट का सवाल भी करवा देता हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन वो जर्नल एंट्रीज का है वो मैं आपको बुक के ऊपर से ही बता दूंगा ताकि टाइम हमारा बच जाए। बात ये है कि अगर आपको ना समझ लगे तो आप पूछे, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि लिख लिख कर और कैलकुलेशन कर कर करें। रिकंसिलिएशन पहले सीख लें। अच्छा ये होता है कि हमारे पास, क्योंकि ये दोनों चीजें जिंदा ही हैं एक तरह की, चाहे प्लांट है या, तो इसके अंदर जो चेंज आता है ना वो दो तरह से चेंज आता है, एक फिजिकल और एक प्राइस। अब अगर सपोज दैट इसको हल करने का क्या तरीका होगा,
और ये काम तब करना है जब लाइफ गिवन होगी। हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक कौ है आज जिसकी लाइफ है 1 साल, उसकी फेयर वैल्यू है 30,000। ये कब की बात हो रही है? स्टार्ट ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर पे पता चला कि एक कौ जिस 1 साल जिसकी लाइफ है वो है जी 35,000 की, और 2 साल वाली कौ वो चल रही है 38,000 में ईयर एंड के ऊपर। ये एक ही कौ है, ये आपकी कौ है, ये इंफॉर्मेशन है। बताओ ईयर एंड पे आपकी कौन से वाली कौ है? 2 साल वाली। इसका मतलब 38,000 की है। अब ये जो 1 साल पुरानी हो गई या 1 साल जवान हो गई, तो उसमें अगर हम इसको देखेंगे कि अगर तो ये पुरानी हो रही मतलब बूढ़ी हो रही है, तो एज बढ़ने की वजह से इसकी वैल्यू कम होगी। एक एज बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू कम होगी। और अगर ये पहले इसकी एज कम है और इसकी ग्रोथ हो रही है, तो एज बढ़ने से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो एंड पर होगी 38,000 ही। तो अब अगर मैं ये कहूं कि 1 साला कौ साल के एंड पे 1 साला कौ, इसमें लाइफ चेंज हो रही है या नहीं? लाइफ चेंज नहीं हो रही। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है। कितना? 5,000 का। और जो दूसरा डिफरेंस आ रहा है वो फिजिकल की वजह से आ रहा है। टोटल 8,000 ही है, 30,000 38, टोटल 8,000 ही है, लेकिन उसमें 5,000 किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से। और 3,000 किसकी वजह से आया? लाइफ बढ़ने की वजह से। अब जब आप इसको लिखोगे, रिकंसिलिएशन का तरीका लिख लो। वो डिस्क्लोजर पूछे या रिकंसिलिएशन पूछे, आपने यही बनाकर आ जाना। सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस किस पे लिखा जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर उसके बाद आप लिखोगे एडिशन, परचेज या एडिशन। फिर आप लिखोगे न्यू बॉर्न, और फिर आप लिखोगे एसओपी। नहीं, हाँ होता है। तो एसओपीएल में आपने 2 वजह से लिखना है। एक लिखना है प्राइस चेंज की वजह से, पेपर में वो पूछ सकता है, और एक आपने लिखना है फिजिकल चेंज की वजह से, और फिर आपने लिख देना है क्लोजिंग। ठीक होगी बात। अब सवाल में किस तरह से सवाल आता है, एक सवाल तो यहां पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12, इसको कंप्लीट करते हैं तसल्ली से, ये आपकी रिकंसिलिएशन हो जाएगी। फिर आपको एक एक्सट्रैक्ट वाला सवाल करवाता हूं, तो एक्सट्रैक्ट भी हमारा हो जाएगा। फिर इसके जो बाकी सवाल हैं, ये भी सवाल तो वैसे किया ही हुआ है, पहले भी किया हुआ है। अगर उनमें कुछ थोड़ी सी अगर आपको परेशानी आती है, अगर टाइम होता है तो हम कर लेंगे, नहीं तो इसके सोल्यूशन जो अवेलेबल पड़े हैं जो आपको रेगुलर क्लासेस में करवाए। नवाबपुर फार्मिंग लिमिटेड ऑन अ डेयरी हर्ड। 1 जनवरी को उसके पास 100 एनिमल्स हैं that were 2 years old। उनकी लाइफ कितनी है? 2 साल। and 50 newborn calves। December 2002 further 3 calves were born। None of the herd died during the period। NFL incurred total farm maintenance cost is 1.2 million। ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना, या ये अगर एक्सट्रैक्ट में जाएगी तो एक्सपेंस में चली जाएगी। रिकंसिलिएशन के अंदर ये आती नहीं है क्योंकि ये डिस्क्लोजर्स हैं। और
बाकी एक्सट्रैक्ट में और जनरल एंट्री में आ जाएगी तो मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। रेलिवेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर एनिमल वर्क, वो कहता है साल के शुरू में न्यू बॉर्न की फेयर वैल्यू उसने बता दी, 1 ईयर ओल्ड की बता दी साल के शुरू में, 2 इयर्स ओल्ड की फेयर वैल्यू और 3 इयर्स ओल्ड की, और साल के एंड में भी सबकी बता दी। कहता है प्रिपेयर रिकंसिलिएशन चेंज एंड फेयर वैल्यू, प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज एंड एक्सट्रैक्ट। लो जी, एक्सट्रैक्ट भी उसने पूछ लिया, हम एक्सट्रैक्ट भी साथ ही बना देते हैं। एक्सट्रैक्ट में क्या लिखना होता है? इनकम एक्सपेंस, और एक एक्सपेंस तो वैसे ही हमें वो कहते हैं ना जुंगे में मिल गया, ठीक हो गया, क्योंकि अब पढ़ते पढ़ते मिल गया, तो ये तो वैसे नंबर मिल गया आपको, तो एक्सपेंस में लिख देंगे। अच्छा, अब रिकंसिलिएशन की जो फॉर्मेट है वो तो यही है जो हमने लिख दिया है। अगर दोबारा लिखना है तो दोबारा भी लिख देते हैं, इसको फिल कर देते हैं। पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आए, आपके पास ओपनिंग बैलेंस में क्या पड़ा है? 100 एनिमल 2 साल वाले। हमने किस पे लिखना है इनको? फेयर वैल्यू। आ जाए जरा, ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ गया 100 एनिमल मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल बताई नहीं हुई, कॉस्ट टू सेल बताई नहीं हुई, तो फिर किस पे लिख देंगे? जो वैल्यू गिवन है उसी पे लिख देते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे? पहले 2 साल के शुरू में ये 2 साल वाला कितने का पड़ा हुआ है? सर नीचे 2 साल वाला 65,000, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 45,000 कितना? 65,000। 6500 इन 1000 में लिख लेते हैं। और 1122 को न्यू बॉर्न 50 है, तो न्यू बॉर्न की वैल्यू क्या है? 30,000, तो 30,000 पे लिख लेंगे। 50 है टोटल, मल्टीप्लाइड बाय 30,000। ये तो आ गया जो हमारे पास पहले से मौजूद। उसके बाद 31 दिसंबर 2002 को फर्दर 3 calves वर बॉर्न, नन वर डेड। कितने बॉर्न हुए? कब हुए? कब? दिसंबर 22 के अंदर, मतलब साल के एंड पे। और साल के एंड पे हम इसके अंदर फिजिकल चेंज तो आएगा ही नहीं, इसके अंदर फिजिकल चेंज आएगा ही नहीं क्योंकि साल के एंड पे है। तो न्यू बॉर्न की वैल्यू कितनी गिवन है? 50,000। ठीक है, तो न्यू बॉर्न को हम लिख लेते हैं 50, कितने? 3 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 कितने आ गए? वो उधर लिख दें, ओपनिंग बैलेंस में एक ही बात है, उसमें कोई मसला नहीं। साल के शुरू में थे ना ओपनिंग में, लेकिन वो न्यू बॉर्न में भी लिखे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आए जरा वो इधर, इसको हमने देखना है चेंज। अब चेंज देखते वक्त आपने इसका एक तरीकाकार है, उस तरीकेकार को हम फॉलो करेंगे। हमारे पास डेट कौन सी है? 1/1/2002 या 2022 लिख लो। और आपने जो क्लोजिंग डेट है ना वो 2 दफा लिखनी है, 31 दिसंबर सबसे पहले जितने आपके पास एलिमेंट पड़े हुए हैं ना सबको अलग अलग। सबसे पहले मुझे ये बताएं, 100 के बाद में चलते हैं, इनकी लाइफ क्या है? 1122 को क्या लाइफ थी? 2 साल। लिखने का तरीका सीख लें। जो ओपनिंग लाइफ है वो लिखनी है, लेकिन 2 दफा लिखनी है, और फिर क्लोजिंग लाइफ लिख देंगे। यहां तक ओके है? उसकी वजह यह है क्योंकि सेम टाइम पे प्राइस का इन्फ्लेशन आ जाएगा और एज चेंज करेंगे तो फिजिकल चेंज आ जाएगा। अब आए जी क्वेश्चन के अंदर, आपने देखना है 1122 को 2 साल को की क्या फेयर वैल्यू है। 1122
2 साल की फेयर वैल्यू 65,000। फिर दिसंबर 2022 को सेम ईयर पर क्या था, दिसंबर 2022 को 2 साल कितनी है, 75,000। अब दिसंबर 22 को 3 साल को की क्या कीमत है, 80,000। असल आपका टोटल गेन कितना आ रहा है भला, 15,000, बट उसमें 10,000 आ गया आपके पास प्राइस और 5,000 आपके पास आ गया फिजिकल। ठीक होगी बात। तो यहां पर हम लिख देंगे प्राइस चेंज के सामने लिख देंगे 10,000 और फिजिकल चेंज के सामने लिख देंगे 5,000 और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्या हुआ, 1,000 और 5,000, 10,000 है ना। अच्छा 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, 5 साल नहीं आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5,000 में लिख रहे हैं। चलो वो तो वैल्यू तो बाद में, मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। अब आपने यही काम इसके साथ भी करना है, बिल्कुल वैसे। सबसे पहले हमने लिखना है ओपनिंग बैलेंस में, तरीका का तो यही है, ये बार बार लिखने की बजाय इसको आगे भी फर्दर भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर 22 और 31 दिसंबर 22। अब न्यू बॉर्न है, इसका मतलब यहां पर उसकी जो लाइफ है न्यू बॉर्न लिख दे या 0, तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, 1 डन। वो भी होता है 6 महीने, तो फिर उसके बाद उसी जितनी लाइफ उसकी हो जाती है वैसे देख। अच्छा अब 1122 को ये आगे ये लिखने के बाद आगे सवाल से वैल्यू एज इट इज मैच करके लिख दे। 1122 पे न्यू बॉर्न 1122 30,000, 31 दिसंबर पे 0 पे 50,000 और 1 साल दिसंबर 22, 1 साल दिसंबर 22 60,000। कितना आ गया, 20,000 और दोनों कितने 50-50 हैं, 50 से इनको मल्टीप्लाई कर दें। पहले कितना आ गया 1,000, इसमें 1,000 ऐड कर देते हैं और दूसरे में 500, जितने नंबर हैं, ये तो 1 का था ना, तो जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाते 3 कार्ब्स का। 3 कार्ब्स जो आपके पास है वो उसका डेट क्या लिखेंगे, खरीदे कब थे, 31 दिसंबर 22। ठीक है, तो 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 20। पहले इसकी लाइफ क्या थी, यहां पे 0 ईयर्स, 31 0 और 31 दिसंबर में भी उसकी लाइफ क्या थी 0। तो इसका मतलब है चेंज आया ना दिसंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर कोई चेंज नहीं। ठीक होगी बात, सवाल आपका हो गया। अब आपने सिंपल इनको प्लस करके क्लोजिंग बैलेंस लिखा। ठीक है, एक और एक्सट्रैक्ट का सवाल करते हैं ताकि एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं। एक्सट्रैक्ट में क्या करेंगे, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंस बायोलॉजिकल एसेट के नाम से, ये अमाउंट किधर जाएगी एसओपीएल के अंदर, और एक मेंटेनेंस भी एसओपीएल के अंदर। सवाल पूरा। तो न्यू बॉर्न कौन सा, वो प्लस करने हैं ना, सारे तो प्लस करने हैं। ये 6500 प्लस 1500 कर लो, 6500 प्लस 1500 प्लस 1,500 प्लस 3,000 कितना आ गया
1115। ये हमारे ये बायोलॉजिकल एसिड नॉन करंट एसिड में जो डिफरेंस आया वो एसओपीएल के अंदर, और एक मेंटेनेंस एक्सपेंस है बस। इसका एक्सट्रैक्ट आ जाए तो आसान होता है जी। पहले रिकंसिलिएशन में देखें 6500 1500 नजर आ रहा है, टोटल करके उसने 8000 लिख दिया, ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद उसने साथ ही उसका लिख दिया इंक्रीज ड्यू टू प्राइस 1000 2000। अच्छा, जो फिजिकल चेंज आया ना, आपको याद होगा मैंने भी एक दफा बताया था कि वो आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, वो फिजिकल चेंज ही होता है एक तरह का। तो आप अलग न्यू बॉर्न के साथ लिख दे या फिजिकल चेंज के अंदर लिख दे, ये आपकी अपनी मर्जी। वो इसको फिजिकल चेंज के अंदर ही लिख देता है। ये 150 को 500 500 और 150, आपके पास टोटल कितना आ गया 11150। अब जरा एक्सट्रैक्ट देखें, नॉन कट एसिड बायोलॉजी कट एसिड 11150 3150। ये 3150 कहते हैं 3000 वो, और जो नए न्यू बॉर्न बेबी आए थे वो भी तो गेम में जाना है ना। एंट्री क्या पास हुई होगी, न्यू बॉर्न डेबिट और एसपीएल क्रेडिट, तो वो भी तो हमारा इनिशियल मेजरमेंट है 150 रुपए वो। और मेंटेनेंस स्ट्रेस में कितना आ गया 1200। जो न्यू काव्स पैदा हुए उसको लिख देंगे इनिशियल मेजरमेंट, और जो टोटल होगा उसको रीमेजरमेंट। और वैसे आपकी ये बेसिक एग्जांपल तो खत्म हो गई। एक पहले मैं रिकंसिलिएशन का सवाल करवा दूं आपको। वैसे ये जनरल एंट्रीज का अच्छा सवाल है, ये भी हम देख लेते हैं। ये तो वैसे अंग्रेजी में लिखने वाले सवाल हैं, वो आप लोग कुछ ना कुछ कर ही जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अच्छा, जब हमने ये क्वेश्चन क्लास में किया था ना, तो डेट पढ़ते वक्त ना इस पे गलती कर दी थी। तो अब दोबारा, क्योंकि उस वक्त तो हमने कहा था शायद सवाल गलत है, लेकिन बाद में पता चला कि हम गलत हैं। वो डेट पढ़ने में थोड़ी सा इशू हो गया था। लिखा हुआ है मिशल लिमिटेड, हम मिशल पे रह गए थे ना। अच्छा, मिशाल है, मिशाल कर लो। तुझे मिशाल पसंद है, मिशाल कर लो। हमारे लिए तो ना कोई मिशल है ना मिशाल है। A public limited company operates a large dairy farm. At 31st December 2008, the herd are, ये चीज थी। हमने ना सारा सवाल पढ़ना शुरू कर दिया था, ये मसला है यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। 150 कौ है आपके पास, 3 years old। ये इस दिन की बात बताई जा रही है। परचेज्ड ऑल ऑन आर बिफोर 1/1/2008। हमने सवाल करते वक्त समझा था कि 3 साल जो इसकी एज है वो 1/1/2008 वाले दिन है। नहीं, ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि दिसंबर 2008 में 150,000 कौ हैं जिनकी एज 3 साल है, जिनको खरीदा कब था 1/1/18 को या उससे पहले। मतलब इस दिन इसकी एज 2 साल है। क्योंकि अगर दिसंबर में 3 साल है तो फिर 1/1/28 को 2008 या 18 को 2 साल। एक दिन चेंज हो रहा है, एक साल चेंज हो रहा है। एक दिसंबर 2008 है और एक 1/1/2008 है। ये दिसंबर 7 नहीं है। अगर 7 होना होता तो फिर तो ये ओपनिंग ही होता, दिन नहीं है, ये पूरा साल है। ठीक होगी बात। फिर 10,000 बच्चे, बच्चे समझते हो, एवरेज उनकी एज कितनी है 2 साल। लेकिन ये 2 साल कब है, दिसंबर 2000। इस क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही है ना वो दिसंबर 2008 की बताई जा रही है। आगे कॉमा लगाकर कहता है इन सबको कब खरीदा था 1/1/2008 को। तो 1/1/2008 को इनकी क्या एज होगी, दिसंबर 2008 में उसकी एज अगर 2 साल है तो जनवरी में उसकी एज 1 साल है। फिर 75,000 बच्चे, एवरेज लाइफ क्या है
1.5 years. Purchased on 1st July. 1.5 years एज उनकी कब है भला? दिसंबर 2008 में। और 1/7/2008 को कितनी एज होगी उनकी? 1 साल। ठीक होगी बात। अब उसने फेयर वैल्यू सबकी बता दी, कहता है रिकंसिलिएशन बनाकर दिखाओ दिसंबर 1 दिसंबर से लेकर रिलेटिवली इंडिकेटिंग प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। अब बिल्कुल सेम वही तरीका, बस इसमें ये डेट वाला मसला था, बाकी वही सवाल है। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा न्यूबॉर्न को अगर आप उसके अंदर लिख दोगे तो आपको ये फायदा होगा कि एसओपीएल के लिखते वक्त आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि न्यूबॉर्न का जो एसओपीएल आएगा वो किस में जाता है? एसपीएल में भी जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे गेन होता है। लेकिन इसके एक्सट्रैक्ट तो बनाने नहीं, इसलिए आसान है। हाँ जी, पहले तो हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस, न्यूबॉर्न है ना, सारे खरीदे हैं। परचेज, 2 परचेज हैं, परचेज और फिर एसओपीएल, और फिर अब सबसे पहले आपके पास वो तो शुरू में तो लिख लेना, आपके पास कितने हैं जी? 150,000 कौ, 150,000 कौ है, मल्टीप्लाइड बाय किस दिन की फेयर वैल्यू लेंगे? ओपनिंग बैलेंस है ना 2 साल वाला 1/1/2008, 2 साल वाला 1/1/2008, 40,000। ठीक है, आप सिर्फ 150 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 में लिख लेते हैं रुपीज है। कितना? 6,000। ऊपर 3 लिखनी है, 150 को 40 से मल्टीप्लाई किया 40,000 है, फिर ऊपर मिलियन में लिख लेते हैं। ठीक है, अब परचेज किया आपने 10,000 1/1/18 को, इसका मतलब है ये भी ओपनिंग बैलेंस की परचेज में आ जाएगा, लेकिन डेट कौन सी आएगी? 1/1/18 की। 1/1/18 को 1 साला, 1/1/18 को 1 साल वाले 10,000, 1/1/18 को 1 साला 1/1/18 30,000। कितना आ गया? 300। फिर कुछ और भी खरीदे, कितने? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 साल वाला किस दिन? 1/7/18 को, 1/7/8 को, या डेट भी लिखना चाहते हो तो लिख लो। हाँ जी, कितना आ गया? 2250 2250 ओके की बात। अब आ जाते हैं वो फिजिकल चेंज, और यहां पर लिख लेते हैं फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज पहले लिख लेते हैं, और फिजिकल चेंज। इन तीनों को पकड़ना है क्योंकि तीनों में मसले हैं। पहला क्या क्या डेट लिखेंगे? 1/1/18, 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 18। डन। सबसे पहले 2 साल है, 2/2/3, और सवाल तो क्वेश्चन वहां से देखेंगे। 1/1/18 को 2 साल 40,000, 31 दिसंबर को 2 साल, 31 दिसंबर को 2 साल 45। ओके,
फिर 31 दिसंबर को 3 साल 50,000। 5,000 फिजिकल, और इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है? 150 कितनी है? 150,000। तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली बता दो। हाँ जी, 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 कितना? 750 आ गया ना फिर। और दूसरा भी 5,000 ही है, वो भी कितना आ जाएगा? 7। अब आ जाते हैं, ये हमारे पास हो गया ये वाला का। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। परचेज वाले के ऊपर भी जनाब सेम पहले स्ट्रक्चर अप्लाई करो। हाँ जी, ये भी 1118 है। दिसंबर 18, दिसंबर 18, एक साल 2 साल। अब क्या करना है हमने? 1118 को 1 साल की फेयर वैल्यू बता दो। 1118 30,000। दिसंबर को 1 साल, दिसंबर 18 32,000। और दिसंबर 18 2 साल, दिसंबर 18 2 साल 45,000। 13,000। तो है ये कितने टोटल? 10,000 है? 10,000। 10,000 को मल्टीप्लाई कर दे, 10 को कर देना मल्टीप्लाई सीधा सीधा, 20 मिलियन। और 13,000 का मल्टीप्लाई किया 130। डन। अब आ जाओ, ये लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा, 6 महीने का मसला है ना। डेट लिखेंगे उस पे शुरू वाली 17/18, फिर दिसंबर 18, दिसंबर 18। बस पहले वाली डेट चेंज होती है, एंड वाली डेट चेंज नहीं। 17/18 को उसकी लाइफ क्या थी? 1। और फिर 6 महीने बाद कितनी हो गई? अच्छा, पहले तो मान लिखा, और 1.5 क्योंकि 6 महीने का डिफरेंस है। अब 17/18 को 1 साल, 17/18 को 1 साल कितना? 30,000। और दिसंबर 18 को 1 साल, दिसंबर 18 32। और दिसंबर 18 को 1.5 साल 36,000। 2,000 प्राइस चेंज, 4,000। अब है ये 75,000, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 और 300। वैसे पेपर में ऐसे प्लस करके नीचे एक दूसरे के नीचे लिख देना, या वर्किंग में प्लस करके फिर फाइनल आंसर लिख। हाँ जी, सबको प्लस करके बता दो। 6,000 प्लस 300 प्लस 2250, टोटल 10,600 मिलियन। हाँ जी, इसकी रिकंसिलिएशन का देख लें जरा। ये 6,000 था, फिर आपने 300 और 2250 का परचेज आ गया, प्राइस में इंक्रीज 750, 20 और 150 था, और फिजिकल चेंज 750, 130 और 300 था, और टोटल कितना आ गया? 10,650। दोनों एसओपीएल में दोनों को प्लस करके लिखेंगे। न्यू बॉर्न भी एसओपीएल में और ये भी।
अच्छा, एक दफा एक छोटा सा क्वेश्चन हम एक्सट्रैक्ट का कर लें, फिर मैं एंट्रीज, ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी बहाल रहे। फिर मैं आपको अगर चाहते हो तो वो उसकी जनरल एंट्रीज के जो सवाल आई कैप के, क्योंकि जो पास पेपर में तो यही है ना हमारे पास अवेलेबल आई कैप की किताब के, ये एक्सट्रैक्ट का एक अच्छा सवाल है, ये जो आपके टेस्ट का वही सवाल करवाने लगा। ठीक है, उसने कहा एक्सट्रैक्ट में तो जैसी बात है आपने एसओएफपी और एसओपीएल बनाना है, और पेपर में ना बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि आपने 100 नंबर तो लेने नहीं जा रहे, और 50 नंबर का पेपर आपका क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का होता है, मतलब कम से कम वर्किंग जरूरत होती है और सीधा हमें पता होता है, वो कम से कम 50 नंबर का होता है। तो उनको ही अगर हम सही तरह से प्रेजेंट करके आ जाए ना और बाकी थोड़ा सा ऐड कर दें तो पेपर पास हो जाता है। लिखा हुआ है गुलाब लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द कल्टीवेशन एंड सेल ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। In 19, GL planted 5,000 mango trees, expecting them to mature and start producing mangoes in 5 years. और ये हमारा जो साल है, ये साल है 2024, इसका मतलब है 2019 में जो आपने मैंगो लगाए थे वो अब तैयार हो गए। 2024 है ना, 19, 20, 21, 22, बल्कि जो तो कब के तैयार है। वो कहता है कि द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन, ये वैसे आएंगे कि 5,000 जो मैंगो ट्रीज हैं ये किस में आएंगे, पीपी में आएंगे या बायोलॉजिकल एसिड में आएंगे। ये बेरर प्लांट है, ये क्या है, इनकी कॉस्ट, और ये डेप्रिशिएट भी होंगे, और इनकी कॉस्ट वैसे निकलेगी जितना इनको जवान करने में खर्चा आया है वो सारे का सारा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कहता है क्या, हाँ, लेकिन जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा ना, फिर उसके बाद के जो एक्सपेंस आएंगे वो एक्सपेंस में जाएंगे। अब सवाल ये कहता है प्लांट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन इंक्लूडिंग लैंड प्रिपरेशन, लेबर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, कहता है 20 मिलियन का तो उसके ऊपर वो खर्चा आया था इनिशियल, और 24 मिलियन का खर्चा मजीद आ गया उनको ग्रो करने में। ये ऐड करेंगे ये नहीं, जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं होते ना सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होते। फिर वो कहता है ये कब तक खर्चे हुए, 2023 तक। The trees matured and started producing fruit at 1 जुलाई 2024। 2024 को वो अवेलेबल फॉर यूज हुआ। इसका मतलब है इसके बाद ये डेप्रिशिएट होना शुरू होगा, इससे पहले खर्चे इसकी कॉस्ट में ऐड। कहता है ड्यूरिंग 2024 इनकर्ड मंथली एक्सपेंडिचर 1 मिलियन ऑन द अपकीपिंग ऑफ द ट्री। 6 महीने के एसओपीएल में चले जाएंगे और 6 महीने की एसिड की कॉस्ट में जून तक, क्योंकि वो अवेलेबल फॉर यूज कब हुए, 1 जुलाई को। और अपकीपिंग का खर्चा पिछले सारे सालों का ऐड होगा, अगर गिवन होता ना पिछले सारे सालों का ऐड होना था। अपकीपिंग शुरू आपने की क्योंकि अब वो तैयार हो गए, कोई तोड़ ना जाए। ट्री की लाइफ कितनी है, 10 साल, और रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं। फेयर वैल्यू ऑफ द मैंगो ट्री 56 मिलियन और 70 मिलियन। अगर वो कॉस्ट मॉडल पे रखेगा तो फिर हम फेयर वैल्यू को लेंगे ही नहीं, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेगा तो हम उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर अगर तो वो बता देगा तो ठीक है, वरना कॉस्ट मॉडल इज बेस्ट, उसी पे काम करेंगे। क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, और डेप्शन का मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है फेयर वैल्यू ये धोखा है, ये जो फेयर वैल्यू गिवन किया उसने धोखा देने के लिए दिया है, इसका कोई मकसद नहीं है। अब आपका 8 नंबर का टोटल सवाल है, 4 नंबर आप ले चुके हो। अब ये देखें, सबसे पहले एसओएफपी में क्या लिखोगे, एसओएफपी, एसओएफपी एक 20, एक 24 और एक 6, टोटल कितना हो गया,
तो 1 मिलियन एक महीने का है, 1 मिलियन एक महीने का है ना, तो पहले 6 महीने और आखिरी 6 महीने, आखिरी 6 महीने एक्सपेंस में चले जाएंगे, पहले वाले 6 महीने 47.5 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 पे डिवाइड करके 6 बाय 12 2.47 पॉइंट। अच्छा मैं यहाँ पर छोटू सा एसओपीएल भी लिख दूं, पेपर में तो प्रॉपर प्रोटोकॉल से लिखना। हाँ बताओ पूछो। जो 50 मिनट लिखा है वो पहले अलग कॉस्ट है या उसी की कॉस्ट है? 20 24 हुआ प्लस किया है ना 20, पहले जो 50 मिनट बताइए वो आगे भी वही उसी को एक्सप्लेन कर, वो 50 पहले नहीं, 5000 मैंगो ट्री हैं, उन्हीं की कॉस्ट है। उन्हीं की कॉस्ट है। 5000 मैंगो ट्री के ऊपर 20 मिलियन एक लगा, 24 मिलियन एक लगा, और उनकी 1 मिलियन पर मंथ अपकीपिंग पे लगा। तो जब तक वो तैयार नहीं हुए थे वो कैपिटलाइज कर दिया, तैयार होने के बाद 6 मिलियन एक्सपेंस में लिख देंगे। और अगर मैं एसओपीएल की बात करूं, इधर छोटा सा डेप्रिसिएशन में लिख दूं, डेप्रिसिएशन कितना लिखूंगा 2 पॉइंट, और अपकीपिंग 6 मिलियन भी लिख दूंगा। अब इससे रिलेटेड सारी बातें होगी, कोई रह तो नहीं, ये एक्सट्रैक्ट होता है। कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं कि सर ये हमें ना एक्सट्रैक्ट बड़ा मुश्किल लगता है। जितना मर्जी मुश्किल पेपर हो फेल नहीं हो सकता। फेल होने के लिए ना बंदे को बड़ी कोशिश करनी पड़ती, वरना चीजें इतनी साफ सुथरी होती हैं। मसला यह ना कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट में मसला है, फोकस में। अगर फोकस इंप्रूव कर लोगे ना फिर नहीं काम खराब होता। अब आते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 2008 द मैंगो ट्री प्रोड्यूस 4 लाख केजी ऑफ मैंगोज, 4 लाख केजी ऑफ मैंगोज। अब एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग इसकी एंट्री पास होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेबिट और गेन। एक तो वो गेन डायरेक्ट रिकॉग्नाइज हो जाए, फिर अगले ही लम्हे ये चला जाएगा इन्वेंट्री के अंदर। अब फिर जितना सेल होगा, कॉस्ट ऑफ सेल होगा, उनका जो नेट प्रॉफिट में चला जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा, जो अनसोल्ड होगा, वो इन्वेंट्री में रख देंगे। अब चलते हैं द मार्केट प्राइस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट 90 kg एट द कॉस्ट ऑफ सेल 5 पर kg। इसका मतलब है 85 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मिलियन में लिख रहे हैं ना, तो ये किधर जाएगा? ये तो सीधा सीधा एसओपीएल में चला गया ना। एट इसको तो बेचने की जरूरत ही नहीं है। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और गेन ऑन हार्वेस्टिंग क्रेडिट, ये तो सीधा सीधा गेन हो गया, इसको सेल करने की भी जरूरत। सेल करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट भी आ जाएगा। अभी तो पॉइंट ऑफ सेल है ना, तो हार्वेस्टिंग गेन कितना आ जाएगा? 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 85 30। ठीक होगी बात? आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है बाय ईयर एंड GL sold 75% मैंगोज एट द एवरेज प्राइस 95। वो कहता है आपने 75% मैंगो बेच दिए 95 पे। इसके दो तरीके हैं, कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री पास होगी, सेल की भी एंट्री पास होगी। 95 पे फाइल होगी सेल की एंट्री, और 85 पे होगी कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री। ऐसा ही है, दोनों को नेट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट लिख दें, 10 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब ऐसा करें, कितने केजी आपके पास है? 0.4 मिलियन। 0.4 मिलियन का अब इसका सेल लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल 0.4 का 75% मल्टीप्लाइड बाय 10। बिजनेस ही है, तो ये अदर इनकम में तो नहीं लिख रहे, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करके प्रॉफिट लिख रहा हूं। तो एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रॉफिट नहीं लिखे, सेल नहीं लिखेंगे। ओ भाई एसओपीएल के एक्सट्रैक्ट में सेल से लेकर नेट प्रॉफिट तक जो कुछ आता है सारा लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंस लिखते हैं, इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस। ठीक होगी बात? ओसीआई के अंदर वो जाता रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो या तो आप सेल भी लिख ले, कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख ले, दोनों लिख लो। सेल 95 से लिख दो और कॉस्ट ऑफ सेल 85 से लिख दो, या फिर उसको नेट करके
ग्रॉस प्रॉफिट उसका देख लो कितना आ गया 3। अब आगे बढ़ो, उसके बाद वो कहते हैं द रिमेनिंग 25% अनसोल्ड इन कोल्ड स्टोरेज जिसकी एनआरवी 102 है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड उसकी कॉस्ट कितनी है भला 85 और एनआरवी कितनी है 102। अगर होती ना एनआरवी कम तो कम वैल्यू पे लिखते, फिर हम उसको एनआरवी लॉस भी लिख देते और क्लोजिंग स्टॉक इस वैल्यू पे लिखते लॉस। अब इसमें तो किस पे लिख देंगे डायरेक्ट, तो आपके पास ये एसओएफपी में आएगा इन्वेंट्री 0.4 का 25% और किस वैल्यू पे पड़ा होगा 85 पे, कितना 8.5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर आज। On 1st March 2024 GL received government grant 6 million, गवर्नमेंट ग्रांट आपको 6 मिलियन मिली टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग हार्वेस्टेड मैंगोज। ये जो अंग्रेजी है ना ये बदबख्त है, ये तो कुछ है ही नहीं आज के लिए। 6 मिलियन आपको मिला कि आप ना अपनी कोल्ड स्टोरेज बनाए जहां पर आप अपने मैंगो स्टोर कर सको, और वो कोल्ड स्टोरेज एक वेयर हाउस है, ये पीपीई है। और ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये हमें मिली है किसके लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। तो इसको डील करेंगे अकॉर्डिंग टू IAS 20। क्या एक्सट्रैक्ट में आएगा, एक्सट्रैक्ट में तो सब कुछ आता है, ये कौन से हम डिस्क्लोजर लिख रहे हैं IAS 41 के। तो कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको 6 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट मिली। आगे बढ़ते हैं, वो कहता है द ग्रांट इज नॉन रिफंडेबल फैसिलिटी रिमेन इन एग्रीकल्चर फॉर एट लीस्ट 5 साल तक हमने कोल्ड स्टोरेज को मेंटेन रखना है। अब इसमें वो कंडीशनल अनकंडीशनल की बात खत्म होगी, कौन ये 41 नहीं है। अगर 41 होता तो ये सारी लायबिलिटी में लिख देते, 5 साल बाद इनकम में जाकर लिखते। द फैसिलिटी हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल और उसके ऊपर आपका खर्चा कितना आया हुआ है। द टोटल कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी वाज 15 मिलियन एंड इट बिकम अवेलेबल फॉर यूज 1 मई 2024। और IAS 20 क्या कहता है, IAS 20 कहता है इन अकॉर्डेंस में कुछ नहीं कहता, यह कहता है डेफर्ड ग्रांट। इसका मतलब उसमें से माइनस नहीं करना, सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना। अवेलेबल फॉर यूज कब है 1 मई को, 1 मई से लेकर 10 साल उसकी लाइफ है, तो कितने डिडक्शन कितनी आएगी 8 महीनों की, 15 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 1 मिलियन। ये 6 के साथ भी तो कुछ ऐसे करेंगे, 6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 12 0.4। अब किधर किधर जाना है हमने, एक हम चले जाएंगे यहां पर नॉन कंटेस्टेड में कोर्ट फैसिलिटी लिख दें, कोर्ट फैसिलिटी 15 माइनस 14 और ये जो 1 है इधर आकर डेप्रिसिएशन भी लिख लें, ठीक है गवर्नमेंट ये समझ रहे हो ना। और गवर्नमेंट ग्रांट जो 0.4 उधर गई है, 0.4 उधर चली गई। अब यहां पर डेफर्ड लायबिलिटी में भी लिखे टोटल थी 6 माइनस 0.4 5 पॉइंट। करंट नॉन करंट को अलग अलग करना है तो क्या करेंगे 0.6 माइनस हो जाएगा पूरा 1 साल का, फिर 5 और 0.6 आ जाएगा, ये बन गया इसके एक्सट्रैक्ट। और यही सवाल है। अब देखिए कितने चीजें रास्ता देती जा रही थी, लेकिन पता सही होना चाहिए। अंग्रेजी है। अब इसका आंसर मैं आपको इसका दर्शन करवा देता हूं आंसर का। इंग्लैंड जीत गया तो किस चांस हो सकता है कैफ वालों की इंग्लैंड ही हेल्प कर जाए। यस सर। ये देखिए भैया, ये जो आप लोगों का एक्सट्रैक्ट देख लें, ये किसका है एक्सट्रैक्ट, एसओपीएल। हमारा मैच कब
हार्वेस्टिंग प्रोडक्शन का 34 मिलियन आपको मिला, यस सर, सेलिंग द प्रॉफिट 3 मिलियन मिल गया, आप कीपिंग का 6 मिलियन कॉस्ट के अंदर लिख दिया, डेप्रिसिएशन ऑफ मैंगो ट्री 2.5, स्टोरेज फैसिलिटी की 1 और गवर्नमेंट ग्रांट 0.4, डन। फिर आप देखें आपके बेयर प्लांट कितने के पड़े हुए हैं, 47.5, स्टोरेज फैसिलिटी 14 मिलियन, इन्वेंट्री 8.5 और ग्रांट 5.6। इन्वेंट्री का हेड समझा दो, आपके पास जो मैंगो पड़े हुए हैं अनसोल्ड वो कितने पड़े हुए हैं, 0.4 का 25%, और वो किस वैल्यू पे पड़े होंगे, जिस उसकी फेयर वैल्यू पे, जब उसको वहां से ले लिया था, एंट्री पहली पास की होगी आपने, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेबिट गेन ऑन हार्वेस्टिंग क्रेडिट, और अगले ही दिन एंट्री पास कर दी इन्वेंट्री डेबिट और एग्रीकल्चर, और किस वैल्यू से, सेम वैल्यू से, तो 85 पे रिकॉर्ड किया हुआ, तो वो इन्वेंट्री पड़ेगी, जो बिक जाएगी वो बेच देंगे, जो बाकी बच जाएगी वो तो आपके पास है। एक्सपेंस में क्या करें, हमने ग्रोस पे लिख लिया। आप किसकी बात कर रहे हो, IS7 की बात कर रहे हो? अच्छा, IS7 का एक पॉइंट पूछ रहा है, ये IS7 में बेसिकली आपने कस्टमर अकाउंट को ग्रॉस पे लिख के, फिर जो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होगा ना अलाउंस का, वो जो डिफरेंस होगा वो आपके एक्सपेंसेस के अंदर, अगर प्रोविजन इंक्रीज हुई है तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं और वो नॉन कैश है, आप उस एक्सपेंसेस में से निकाल देंगे वो डिफरेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से वो निकाल देंगे, और अगर डिक्रीज हुई है तो उन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो माइनस हुआ पहले। मिसाल के तौर पर आपके पड़े हुए हैं 1000, ये कैश फ्लो का बता रहा हूँ, IS 41 के अंदर मिक्स कर देना, 1000 के, अब 1000 में अगर आपका अलाउंस इंक्रीज हुआ है 100 रुपए से, तो उसमें से 100 वो निकाल दें, 200 की डेप्रिसिएशन है वो भी निकाल दें, नॉन कैश निकाल देंगे, बाकी 900 आपका एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। और अगर अलाउंस डिक्रीज हुआ है तो वो एक्सपेंस में से माइनस हुआ होगा या अदर इनकम में ऐड हुआ होगा, तो इसमें अगर एक्सपेंस में करना है तो ऐड करना, और अदर इनकम में देखना है तो उसमें से माइनस करना। नेट रिसीव फिर इधर नहीं करोगे, बेस्ट ये है ग्रॉस ले, क्योंकि असल तो जो डेटर्स के अकाउंट बनते हैं ना वो ग्रॉस पे ही बनते हैं, वो तो हम शॉर्टकट निकालते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से टाइम बच जाए, असल जो डेटर्स होते हैं ना वो ग्रॉस पे बनते हैं। हाँ देखिए, जो आपने एक्सपेंस का लेजर बनाना होता है ना, सबसे पहले आपका जो अगर प्रीपेड एक्सपेंस पड़े हुए हैं तो उसका ब्रॉड ऑन इधर आ जाएगा, और एक्रूड पड़े होंगे तो इधर आ, सॉरी पहले ये ब्रॉड ऑन कैड ऑन, और एक्रूड होगा तो ब्रॉड ऑन कैड ऑन इधर आ जाएंगे। यहां पर आता होता है SPL। अब यहां पर आपने सारे एक्सपेंसेस अगर इकट्ठे दिए हुए ना, यहां पर वो एक्सपेंसेस लिख कर ना उनमें से नॉन कैश माइनस कर दे, सारे डेप्रिसिएशन निकाल दे फॉर द ईयर, इंक्रीज इन प्रोविजन है उनका डिफरेंस निकाल दें, डिक्रीज है तो उनको ऐड कर दे, बैड डेट्स है माइनस कर दें, वो सारा कुछ करने के बाद जो बाकी इधर बचेंगे ना वो यहां लिख दें, फिर जो डिफरेंस आएगा वो किसके नाम से आएगा, कैश पेड के नाम से, बैड डेट्स भी माइनस कर, और जो रिकवर हुआ है वो ऐड, नहीं रिकवर तो होते कैश है, वो नॉन कैश थोड़ी होते हैं, उसमें तो कैश डेबिट होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होता है, अदर इनकम में लिखा हुआ तो लिखा रहने दें, क्योंकि ना ही वो डेटर अकाउंट के अंदर जाता है, वो डेटर अकाउंट के अंदर भी नहीं जा सकता। कैश वाले एक्सपेंडिचर लेके आ रहे हैं, इधर कैश आ रहा है सर, क्या कैश निकाल दिया ना इधर से, इसमें नॉन कैश निकाल दिया ना, इधर ये एक्सपेंस आ गए, एक्सपेंस कैश वाले हैं, नहीं ये एक्सपेंसेस आ गए, और ये जो आंसर आएगा ये आएगा कि ये एक्सपेंस पे कर दिए, कैश क्रेडिट हो गया, आउटफ्लो हो गया, वो कैश में आ रहा है, वो भी तो ये वो अमाउंट है, ये एक्सपेंसेस बनते हैं, कैश आइटम्स, सैलरी, रेंट, ये सारे फॉर द ईयर, और क्या सारे पे कर दिए, ब्रॉड ऑन कैडर भी तो है, तो अगर सारे पे कर दिए तो सारा कैश भी वही होगा, SPL वही होगा, बट अगर ब्रॉड ऑन कैड ऑन होगा वे दोनों डिफरेंट होंगे, तो वो ये डिफरेंट जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा कैश पेड फॉर एक्सपेंस। ठीक होगी बात। अब ऐड कर